ओके बेटा, सो इन द लास्ट क्लास हम लोगों ने क्या शुरू किया था, नॉमेनक्लेचर खत्म कर दिया था एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, मतलब वहाँ तक लास्ट ईयर। वेरी गुड, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, है ना। और आई विश कि आप लोग बहुत ऊंची ऊंची ऊंचाइयों को छुएं, है ना, और सक्सेस की सीढ़ियों को ऐसे चढ़ें जैसे किसी ने चढ़ी ना हो। ठीक है, तो विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। तो लास्ट ईयर हम लोगों ने क्या किया था बेटा, ये नॉमेनक्लेचर तक खत्म कर दिया था, 12.10 वाली प्रॉब्लम को डिस्कस कर लिया था। और आज का जो टॉपिक है 12.6 पैरा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आइसोमेरिज्म रहने वाला है। मैंने आपको बोला था कि आइसोमेरिज्म एनसीईआरटी में थोड़ा छोटा दे रखा है और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 10 मिनट में भी खत्म किया जा सकता था, लेकिन मैंने आपको बता दिया है मेरा शायद 1.5 लेक्चर लग जाए, यानी कि एक तो आज का लेक्चर लगेगा और अगला लेक्चर ही पूरा लगेगा, हो सकता है 2 भी लग जाए, राइट। सो नीड नॉट टू वरी, बहुत सिंपल चीज़ें हैं और काफ़ी कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। शुरू करते हैं फटाफट से आइसोमेरिज्म से। तो आइसोमेरिज्म क्या होता है, कोई भी एक ऐसा कंपाउंड जो कि एक से ज़्यादा तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है लेकिन उसका फॉर्मूला सेम रहे, ऐसे कंपाउंड को हम लोग आइसोमर्स बोलते हैं। और इस फेनोमेना को जो कि ये आइसोमर शो करते हैं उसे आइसोमेरिज्म बोलते हैं। एनसीईआरटी क्या कहती है, फेनोमेना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ 2 और मोर कंपाउंड्स possessing द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, राइट। इसके बेस पे हमारे पास आइसोमेरिज्म का एनसीईआरटी ने नीचे चार्ट बना रखा है और उस चार्ट में आपको दे रखा है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म, राइट। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को अगर मैं बोलूं तो बेटा अब हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म नहीं बोलते हैं, स्ट्रक्चरल को चेंज कर कर आईयूपीएसी ने कहा है कि आप लोग उसे कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म बोलिए। आप लोगों के सामने स्ट्रक्चरल और स्टीरियो जो आपकी किताब में दे रखे हैं उनको हटाकर हम लोग क्या बोलेंगे अब, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म, राइट। जो मैंने लिख रखा है, हालांकि मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है कि इसे स्ट्रक्चरल आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, बट ये ओल्डर वर्जन है और अब ये चेंज हो चुका है। स्ट्रक्चरल की बात करता हूं जो कि मेरे भी आदत में वही है, स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल, है ना। इतने सालों से स्ट्रक्चरल ही पढ़ा रहे हैं, 2 साल ही हुए हैं अभी मेरे को भी जब कॉन्स्टिट्यूशन का पता पड़ा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म में एनसीईआरटी 4 डेटा को बताती है। कौन कौन से हैं, सबसे पहला है एनसीईआरटी अकॉर्डिंग चेन, फिर पोजीशन, फिर आपके पास एक फंक्शनल ग्रुप और एक मेटामेरिज्म, राइट। हमारे पास भी ये 4 तो ऑलरेडी इस तरफ लिखे हुए हैं, लेकिन इसके अलावा आप 2 एक्स्ट्रा देख सकते हैं, एक है रिंग चेन आइसोमेरिज्म और एक है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। दूसरी तरफ जो मेरे पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, लास्ट वाली सर टॉटोमेरिज्म, हाँ तुम्हारी शक्ल देख के पता पड़ रहा था कि सर आपने कुछ गलत बोल दिया, पकड़ लिया सर को हम, टॉटोमेरिज्म पढ़ लेंगे उसे। दूसरी तरफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म है जिसमें हम लोग कन्फर्मेटरी स्ट्रक्चर्स के बारे में देखेंगे, इसके अलावा ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इन सब का पार्ट हम लोग तब डिस्कस करेंगे जब हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स को विदा कर देंगे। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आइसोमेरिज्म में हमारे पास आता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कई बार हो जाता है बच्चों के लिए, लेकिन आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि यहाँ पे जितनी तरीके से कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी मैंने बनाने की कोशिश करी है। बाकी जब हम लोग न्यूमेरिकल सेशन करेंगे, इसके भी ऑर्गेनिक के न्यूमेरिकल मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन सेशन, तब आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स काफी और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे, राइट। स्टार्टिंग विद द पोजीशन आइसोमेरिज्म, क्या कहता है ध्यान सुनिएगा। पोजीशन आइसोमेरिज्म नंबर 1 पर है, ये कहता है कि आप लोगों के पास फॉर्मूला तो सेम रहने वाला है सबका, आइसोमर का मतलब क्या है कि आपका फॉर्मूला सेम रहने वाला है। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म मतलब वो जब आप लोग कार्बन की लेंथ को चेंज नहीं कर सकते लेकिन एल्काइल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर सबसे पहले देखेंगे तो मेरे पास प्रोपेनॉल यानी कि प्रोपेन 1 ओल दे रखा है और दूसरे नंबर पर उसी चीज को मैंने प्रोपेन 2 ओल दे रखा है। क्या मैंने नंबर ऑफ कार्बन की चेन की लेंथ कम या ज्यादा करी? नहीं, दोनों तरफ 3-3 कार्बन की चेन है। बेटा बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होने वाला है क्योंकि जो चौथा नाम लिखा है वहां पे मेटामेरिज्म पागल कर देगा अगर इसमें कंफ्यूज हो गए, ठीक है। इसलिए अभी समझ लो यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन की लेंथ को हम चेंज नहीं कर सकते, हाँ आप पोजीशन को चेंज कर सकते हो, ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें, अभी तो नहीं होगा, मेटामेरिज्म आने पे थोड़ा सा होगा, देखेंगे, राइट। सबसे पहली चीज हमारे पास दिख गई। दूसरी चीज में अगर आपको दिख रही है तो हेप्ट 1 इन, हेप्ट 2 इन और हेप्ट 3 इन, क्या यहां पर मैं नंबर ऑफ कार्बन चेंज किए? नहीं, लेकिन डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई है। तो क्योंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हुई है तो वो हमारे पास क्या आ गया, पोजीशन आइसोमेरिज्म में आ गया।
तीसरे नंबर पर जो मेरे पास आया है वो क्या आया है बेटा हमारे पास? क्रिसॉल। क्रिसॉल क्या था? जब मैंने आप लोगों को बेंजीन के कुछ सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स की नेमिंग्स के बारे में बताया था, तो OH पे यानी कि फिनॉल पे जब CH3 जुड़ जाता है, ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्रिसॉल बोलते हैं। और क्रिसॉल की जो 3 पोजीशन है मैंने एक ही में लिख रखी है, OMP, मतलब एक बार ऑर्थो पे होगी, एक बार मेटा पे होगी, एक बार पैरा पे होगी। आप समझ गए होगे ये ऑर्थो वाली पोजीशन है, ये पैरा वाली, ये मेटा वाली, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन। तो ये ऑर्थो क्रिसॉल, मेटा क्रिसॉल और पैरा क्रिसॉल। क्या कोई कार्बन की हम लोगों ने नंबरिंग चेंज करी है? नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक एडिशनल एल्काइल ग्रुप यानी कि CH3, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। इसका मतलब जो इस तरह कंपाउंड है क्रिसॉल, ऑर्थो, मेटा, पैरा के जो हमें आइसोमर्स दिखते हैं वो कैसे आइसोमर्स होते हैं? हमारे पास पोजीशन आइसोमर्स होते हैं। सबको ये चीज क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है बेटा? उसके बाद आप लोग ऊपर जाएंगे सेकेंड नंबर पर, तो हमारे पास एनसीईआरटी में पहला था चेन आइसोमेरिज्म, लेकिन हमारे पास ये दूसरा कराते हैं। एक ही बात है, सारे आइसोमर्स कवर हो जाएंगे, राइट? चेन आइसोमेरिज्म में अगर हम लोग देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि कार्बन की जो मेन चेन है वो इस बार चेंज होने वाली है। डेफिनेशन आपसे कहती है here the carbon chain length will be changed and carbon undergoes branching। क्या हो रहा है? कार्बन की क्या हो रही है बेटा? यहाँ पर ब्रांचिंग हो रही है। एग्जाम्पल के तौर पर आप पेंटेन देखिए, फिर 2-मिथाइल ब्यूटेन देखिए, फिर 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन देखिए। मैंने आपको क्या बोला था कि जो पोजीशन आइसोमेरिज्म है वहां पे आप कार्बन का नंबर चेंज नहीं कर सकते हैं। 3 है तो 3 रखिए, 4 है तो 4 रखिए, 5 है तो 5 रखिए। लेकिन यहाँ पर आप अगर देख रहे हैं तो नंबर ऑफ कार्बन के जो है वो तो इक्वल है। आप किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला देख लीजिए, C5H12 ही बन रहा है, लेकिन यहाँ पर कार्बन ब्रांचिंग में जा चुका है। दूसरे वाले कंपाउंड में ये 2-मिथाइल ब्यूटेन है और तीसरे वाले कंपाउंड में हमारे पास क्या बन गया है? 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन। बात सबकी सेम है। अच्छा, ये पसंद नहीं आया तो अगला देख लो। साइक्लोपेंटेन आप लोगों के सामने दिखा रखा है। Me का मतलब वहां पे मिथाइल से है, 1-मिथाइल साइक्लोब्यूटेन या फिर 1,1-डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। सबका फॉर्मूला सेम है, लेकिन यहां पर कार्बन दोबारा से क्या हो गया है? ब्रांचिंग में चला गया है, जिसकी वजह से आप लोगों के पास ऐसी चीजें आ गई हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपके पास इथॉक्सी ब्यूटेन नाम की एक चीज दिखाई दे रही है और आपको समझ में आ गया होगा ये ईथर है, ROR ग्रुप। इसकी नेमिंग हम लोगों ने करी थी IUPAC के दौरान, राइट? तो इथॉक्सी ब्यूटेन जो छोटा वाला है उसके आगे एल्कोक्सी, फिर एल्केन, ये चीज हम लोगों ने सीखी थी, राइट? इथॉक्सी ब्यूटेन के बाद देखो मैंने ब्यूटेन को उधर क्या कर रखा है? चेंज कर दिया है और 2-मिथाइल प्रोपाइल में मैंने कन्वर्ट कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए इस कंपाउंड में आप लोगों को दिख रहा है कि ये हमारे पास इथॉक्सी और ब्यूटेन को मैंने ब्रांचिंग के अंदर लेके आ गया। और यही तो चीज आपके पास चेन आइसोमेरिज्म कह रही थी, कार्बन चेन की लेंथ चेंज हो जाएगी और कार्बन ब्रांचिंग में जाएगा। बिल्कुल यही हो रहा है, कार्बन चेन की लेंथ चेंज हो गई और ये किस में आ गया? ब्रांचिंग में। समझ में आ गया सबको? तो ये हमारे पास चेन आइसोमेरिज्म का तरीका होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है बेटा वो कौन सा आता है? फंक्शनल ग्रुप की आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म अगर मैं आपको बताता हूं तो आप ऐसे समझिए, यहां पर कंपाउंड का जो फॉर्मूला है वो तो सेम ही रहना है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप इस बार अलग अलग होने के बावजूद भी उनका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। ऐसे एग्जाम्पल के लिए आप लोगों की शुरुआत करी गई है सबसे पहले किस चीज से? अल्कोहल और ईथर से। अगर आप देखते हैं RCH2OH और ROCH2, ये आप लोगों के पास अल्कोहल और ईथर है। आइए एक बार फॉर्मूला चेक कर लेते हैं। RR दोनों में सेम है, OO दोनों में सेम है, CH2 और एक H 3, तो ये 3। लेकिन आपको पता है OH ग्रुप अल्कोहल है और ROR ग्रुप हमारे पास क्या है? ईथर है। ऐसे ही हमारे पास थायोल और थायो ईथर होंगे। थायोल मैंने आपको समझाया था जब आपको प्रेफरेंस की नेमिंग दे रहा था, तो अल्कोहल और थायो अल्कोहल जहां पे भी O की जगह S आ जाएगा वो ग्रुप हमारे पास थायो होगा। सेम उसी की तरह है। तीसरा ग्रुप अगर आप देखेंगे तो वो आपके पास आपकी एनसीईआरटी भी देती है,
एल्डिहाइड और कीटोन। उसने सिर्फ एक ही एग्जांपल को हमारे पास दे रखा है, एल्डिहाइड और कीटोन का। तो जो एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप है ये आपको समझ में आ गया होगा, RCH2C डबल बॉन्ड OH, CHO ये एल्डिहाइड ग्रुप है, और RCOOCH3 ये वाला जो ग्रुप है हमारे पास किसका ग्रुप है, कीटोन का ग्रुप है। और इनका अगर मैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म देखूंगा तो ग्रुप परफेक्ट बनता है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है बेटा, लेकिन जो हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है वो बिल्कुल परफेक्ट सेम बन रहा है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? आगे चल सकते हैं। तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है हमारे पास एसिड और एस्टर्स, जिन लोगों को नहीं दिख रहा बता दिया करो, मैं इस तरफ हो जाऊंगा। तो एसिड और एस्टर हमारे पास ऐसे कंपाउंड है जो बिल्कुल सेम तरीके से, जैसे इस तरीके चेक कर लो, RCH2COOH मैंने वहां पे लिख रखा है, और RC डबल बॉन्ड OCOR, ये देखिए भैया RC डबल बॉन्ड OCOR, ठीक है, RC डबल बॉन्ड OCOR। तो यहाँ पे फॉर्मूला चेक करो, एक R से R, CH2, एक दो कार्बन, एक दो कार्बन, H कितने यहाँ पे, H के 2 और 3, H के 2 और 3 और 2 ऑक्सीजन। तो भैया कंपाउंड में जो फॉर्मूला है सेम है, लेकिन अलग अलग तरीके से लिखने की वजह से हमारे पास इस तरीके से आप लोगों के सामने दिखा दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास एल्काडाइंस और एल्काइंस, इसके भी हम लोगों ने करे थे IUPAC में काम, याद है, डबल वाले, ये सारे टर्मिनेशन वाले रहते हैं, राइट। एल्काडाइंस, बाकी इसको आगे भी करेंगे, अभी हम टेंशन ना लें। जो बच्चे भूल गए हैं, बहुत से बच्चे होते हैं मेरी तरह जो एक क्लास का अगली क्लास में भूल जाते हैं, हाँ, लेकिन अब तुम नहीं भूलते, मैं भूल जाता था अपने टाइम पे, इसलिए मान के चलता हूं कि ऐसे बच्चे रहते हैं जो एक क्लास का अगली क्लास में भूल जाते हैं, जैसा कि मैं था। तो एल्काडाइंस की बात करते हैं, तो एल्काडाइंस और एल्काइंस का फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहता है बेटा, ठीक है। तो ये भी हमारे पास किसमें आता है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। साइनाइड, आइसोसाइनाइड, हालांकि अगर मैं इसे बताऊं तो और तरीके से लिखा जा सकता था इसको, बट यू पीपल हैव नॉट लर्नड आइसोमेरिज्म रेजोनेंस अभी, तो मैं अभी ये छेड़ना नहीं चाह रहा था इस चीज को कि मैं ऐसे करके और फिर यहाँ पे N के ऊपर एक पॉजिटिव बना के C उसे छोड़ देते हैं, मैं CN लिख देता हूँ सिंपल सा, राइट। तो अभी मैं आइसोमेरिज्म रेजोनेंस मैंने कराया नहीं है, तो अभी मैं नहीं छेड़ रहा, तो आप समझना बस CN और NC आपको क्या दिखा रहे हैं, ये भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट आपके पास नाइट्रो एल्केन्स और एल्काइल नाइट्राइड्स, वही है बेसिकली, CN और NC को जैसे लिखा था, तो यहाँ पे NO2 लिखो एक जगह ONO लिखो, कंपाउंड सेम है, लेकिन जब आप NO2 लिखोगे तो उसे नाइट्रो एल्केन पढ़ेंगे, और जब ONO लिखोगे तो आप एल्काइल नाइट्राइड पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये ONO ग्रुप से मतलब सेम चीज है, बस ये देखना है कि C के साथ बॉन्डिंग किसने कर रखी है। अगर C के साथ N के साथ बॉन्ड हो रही है, देखो C यहाँ पे N के साथ बॉन्ड कर रहा है तो ये नाइट्रो एल्केन, और यहाँ पर अगर C बेटा O के साथ बॉन्ड कर रहा है तो एल्काइल नाइट्राइड, एल्काइल ग्रुप ये हो गया और इसको नाइट्राइड बोलते हैं, ठीक है। बस ये देखना है कि C बॉन्ड किसके साथ कर रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये तो हमने पढ़ रखा है, बहुत हाई प्रेफरेंस में था, ठीक है, अपना अमाइड काफी हाई प्रेफरेंस में था। तीसरे चौथे पांचवे पे अगर हम लोग देखेंगे तो वहां पे एक अमाइड है हमारे पास RCONH2, और इसके साथ एक होता है एल्डोक्साइन। एल्डोक्साइन होता है जब कार्बन नाइट्रोजन कार्बन के साथ भी होता है और OH ग्रुप के साथ भी होता है, उसे बोलते हैं ऑक्साइड। तो ये पूरा कंपाउंड जो बनता है RCH का, है ना, तो ये हमारे पास एल्डोक्साइन बनता है। हालांकि एल्डोक्साइन वगैरह के कंपाउंड हम लोग थोड़ा डिटेल में 12th क्लास में पढ़ेंगे, वहां भी थोड़ा ही, बहुत ज्यादा नहीं है, पर आप लोगों को नॉलेज रहनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक अच्छा टॉपिक है और इसको जो है अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो अमाइड और एल्डोक्साइंस ये भी आपस में कैसे दिखाते हैं अपने ऊपर, फंक्शनल ग्रुप की आइसोमेरिज्म। हालांकि जो आप लोगों को याद रखनी है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक की याद रखनी है, ये भी स्किप कर दोगे चलेगा और ये भी हटा दोगे चलेगा। तो एक ये याद रख लेना, एक ये याद रख लेना, एक ये याद रख लेना और एक ये याद रख लेना, चल जाएगा। इससे आपका काम बोर्ड्स लेवल तक भी और इवन कॉम्पिटिशन में भी मुश्किल, बट मैं कॉम्पिटिशन का कुछ नहीं कह सकता, कॉम्पिटिशन में कुछ भी आ सकता है। जेई में इसके पूछे जाने के चांसेस बन जाते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। यहाँ पर देखिए प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस कैन आल्सो बिहेव्स एज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। पूरा चैप्टर 12th क्लास में नंबर 13 चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो पूरा अमीन्स के ऊपर है। तो हम लोग 12th में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, बट प्राइमरी सेकेंडरी अमीन्स क्या होते हैं अगर मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करूं तो आप ऐसे समझिए। आप लोगों को आज तक मैंने ऐसे बताया था कि ये जो कार्बन है ये टर्शियरी कार्बन है, राइट, और इसके कार्बन तो टर्शियरी, और इसके हिसाब से जो अमीन्स बनेगा ये टर्शियरी अमीन बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है बेटा, अमीन के केस में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अगर आपको देखना है तो आप N पर लगे हाइड्रोजन को देखेंगे, N पर लगे हाइड्रोजन को देखेंगे, ना कि कार्बन पर लगे। जैसे कि अगर मैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी यहाँ पे बना देता हूँ, राइट,
बनाने की कोशिश करता हूं तो मेरे पास कुछ इस तरीके से आएगा। प्राइमरी अमीन की व्यवस्था तो मैं ऐसे कर दूंगा, राइट। सेकेंडरी अमीन्स की अगर मैं बात करूंगा तो ये NH, ये S, एक H लगता है, हाँ, तो ये NH जो आपके पास लगेगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकेंडरी अमीन्स। और अगर मेरे पास N में एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो ये 3 डिग्री अमीन। लेकिन इनके बारे में हम लोग जो है पूरा डिटेल में एक थोड़ा सा ही मेटामेरिज्म पढ़ेंगे, तब भी मैं आपको हल्का सा करा दूंगा। तो जिसको नोट करना है कर लेना, प्राइमरी सेकंड टर्शियरी, बट ये पूरा डिटेल में आपका 12th में आएगा ही आएगा। तो ये प्राइमरी अमीन, तो बेसिकली देख क्या रहे हैं कि नाइट्रोजन पे कितने हाइड्रोजन है उसके बेस पे अमीन को क्लासिफाई करते हैं। देखो प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन, वो हम लोग देख रहे थे कि कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है उसके बेस पे हम लोगों ने प्राइमरी सेकेंड टर्शियरी में क्लासिफाई किया था ना कार्बन को। लेकिन जब अमीन्स को देखेंगे तो प्लीज कार्बन को देखकर आप देखो, जहां पे ये टर्शियरी कार्बन था वैसे इवन तो 4 डिग्री कार्बन है, लेकिन अगर उसमें बात करूंगा पूरे कंपाउंड में तो ये टर्शियरी कार्बन बोलते हैं ऐसे कंपाउंड, राइट। अब टर्शियरी कार्बन को देखकर आप लोग अमाइंस को टर्शियरी मत बोल देना, अमाइन तो ये अब भी प्राइमरी अमाइन है और ये इसी की तरह बिहेव करेगा। जो ये टेस्ट देगा प्राइमरी अमीन का वही टेस्ट ये भी देगा, ठीक है। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है अमाइंस के केस में, बट इन दोनों में अंतर है कार्बन के केस में। वहां पर लगभग सारे कार्बन प्राइमरी हैं और यहाँ पर एक कार्बन कैसा है, टर्शियरी कार्बन है, ठीक है। इतनी समझ में आती हैं बातें। तो इस तरीके से आप लोगों के पास इतने तक हम लोग पहुंच जाते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म तक। इतना नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग मेटामेरिज्म पे चलेंगे। ओके बेटा, सो आज का चौथा आइसोमेरिज्म हमारे पास क्या रहने वाला है, मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म में ध्यान रखिएगा फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा, लेकिन कार्बन की जो नंबर हैं वो ऑन द ईदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट। कहने का मतलब, पहला बात करते हैं ईथर से। यहां पे शुरू किया मिथॉक्सी पेंटेन 1 2 3 4 5, यहां पर और यहां पर आप लोग कहेंगे कि सर इसमें और पोजीशन में क्या डिफरेंस हुआ, इसमें और पोजीशन में क्या डिफरेंस हुआ, राइट। नहीं बेटा, इसमें और पोजीशन में सबसे बड़ा डिफरेंस ये था कि वहां पर आप कार्बन की नंबर को चेंज कर ही नहीं सकते थे। यहां पर देखो कार्बन के नंबर इसके इधर चेंज हो गए, इसके इधर चेंज हो गए, यहां पे फंक्शनल ग्रुप अपनी जगह पर है। हुआ क्या है मैं आपको समझाता हूं। ये देखिए यहां पर O अपनी जगह से नहीं हिला था, होता कुछ ऐसा है, समझने को समझाने के लिए बता रहा हूं कि ये वाला एक जो ग्रुप है ये अपना H दे देता है इस वाले को, तो इसके पास CH2 होता है, देखो इससे CH3 है और यहाँ पे CH2 है, तो ये एक H दे देता है इसको और खुद चला जाता है इधर। तो क्या हुआ, फंक्शनल ग्रुप तो वहीं पे रहा, बट कार्बन की जो हमारे पास चेन है वो क्या हो गई, हमारे पास डिफरेंट हो गई ऑन द ईदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो अब अगर आप देखोगे तो हर जगह आपको ये समझ में आया ना, यानी कि एक कार्बन यहाँ से हटेगा और इधर ऐड हो जाएगा, अगली बार हटेगा ऐड हो जाएगा और अगला हटेगा ऐड हो जाएगा, तो सेम बन जाएगा फर्स्ट सेकंड, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम कैसे पहचानेंगे कि वो वहां से उठ के वहां चला गया? वो आपको पता पड़ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपके पास एक कार्बन था और ये 2 कार्बन है, तो ऑब्वियसली बात है इधर हमारे पास पेंटेन था, इधर ब्यूटेन हो गया, तो भैया पेंटेन से ब्यूटेन बनाया तो कहां से गया होगा, पेंटेन वाली साइड से गया होगा, और मीथेन से ईथेन बनाए तो किस तरफ गया होगा, मीथेन वाली साइड गया होगा। समझ में आया बेटा किस तरफ से। और लेकिन जो पोजीशनल वाले हैं ना, जो पोजीशनल वाले हैं उसमें भी तो नहीं, पोजीशन वाले में अगर आपने ध्यान दिया होता तो आपको पता पड़ता कि सिर्फ और सिर्फ इसकी पोजीशन चेंज हुआ करती थी ऐसे, आप कार्बन को चेंज नहीं कर सकते थे वहां पर। मैंने इसीलिए कहा था कि पोजीशन को ध्यान में रखिएगा। उस समय पोजीशन आइसोमेरिज्म बहुत आसान लगता है, लेकिन जब मेटामेरिज्म के साथ कंपेयर करते हैं तब मुश्किल हो जाता है। पोजीशन आइसोमेरिज्म और मेटामेरिज्म का सबसे बड़ा फर्क ये है कि पोजीशन आइसोमेरिज्म में आप कार्बन की ना तो ब्रांचिंग कर सकते हैं, जितने नंबर ऑफ कार्बन है आप उतने कार्बन ही रखेंगे, लेकिन मेटामेरिज्म में जरूरी नहीं है, आपके पास कार्बन के नंबर चेंज होते रहते हैं बच्चा। यहाँ पर आप देखिए कार्बन के नंबर चेंज है, हर बार चेंज है। देखिए मिथॉक्सी पेंटेन, देन यू विल से इथॉक्सी ब्यूटेन, प्रोपॉक्सी प्रोपेन। आपको अमाइंस की क्लासिफिकेशन सिखाई थी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, बस इसीलिए सिखाई थी ताकि मैं आपको ये वाला कंपाउंड समझा सकूं।
हालांकि मैं इसको नहीं करा तो भी काम चल जाता, बट क्योंकि हम लोग मेटामेरिज्म पढ़ रहे हैं तो मैंने कहा चल जाएगा काम। ये देखिए ये क्या है बेटा आपके पास 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। अब देखो पहले यहाँ पर इसके नाम में क्या था ना एन इथाइल इथेनमाइन, अमीन्स की नेमिंग करनी मैंने सिखा रखी है आप लोगों को। तो इधर देखिए एन पे इथाइल इथेनमाइन ब्यूटेनमाइन सॉरी राइट। अब मैं क्या करूंगा इस कार्बन को इधर से इधर लेके जा रहा हूं, ये वाला कार्बन शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे कम हो गया तो एन पे मिथाइल है और इधर क्या आ गया पेंटेनमाइन। अच्छा यहाँ पर देखना जरा क्या किया है मैंने, इधर से उठा के इधर ले आया, मतलब इस पे से उठा के लेके आया हूं तभी तो इधर दोनों तरफ प्रोपाइल बन गया। भाई ब्यूटेन का एक काम क्या प्रोपाइल, इथेन में एक जोड़ा तो प्रोपाइल, डाई प्रोपाइल अमाइन। तो यानी कि फंक्शनल ग्रुप बिल्कुल वही रहता है, बस कार्बन चेंज होते रहते हैं। और वहाँ पे फंक्शनल ग्रुप चेंज वहां पे हाँ फंक्शनल ग्रुप चेंज होता है, कार्बन कभी चेंज नहीं होते पोजीशन वाले केस। समझ में आया? एक एग्जांपल और देख लो, नहीं पसंद आ रहा था एस्टर का। एस्टर की अगर मैं बात करता हूं, देखो ये हमारे पास 1 2 कार्बन और ईथर ग्रुप। ईथर ग्रुप को हम लोग क्या लिखते थे एल्कोक्सी एल्केनोइड, एल्केनोइड। तो ये एल्काइल एल्कोनेट सॉरी, तो ये ब्यूटाइल यानी कि ये वाला ग्रुप, और एल्केनोइड का मतलब इथेनोइड, तो क्या आ जाएगा ब्यूटाइल इथेनोइड। अब चेक करना मैंने क्या किया, इसको नहीं छेड़ा मैंने इसको इधर लेके आ गया एक कार्बन को, तो मेरे पास ये जो बचा ये क्या है प्रोपाइल और प्रोपेनोइड। भाई पहले एल्काइल ग्रुप लिखते हैं और फिर एल्केनोइड ग्रुप लिखते हैं। सिमिलरली एक और को अगर मैं इधर लेके आ जाता हूं तो इधर क्या बचा इथाइल और इधर क्या बचा ब्यूटेनोइड। एक और ले आता हूं तो क्या बचेगा मिथाइल ब्यूटेनोइड। क्यों 1 2 3 4 5 6, शाबाश बच्चे नाम सीख गए इसका मतलब, गुड बेटा। मिथाइल पेंटेनोइड, अरे 6 कार्बन है ना। हाँ सही है सही है बेटा, ये मिथाइल ग्रुप हो गया और इधर पेंटेनोइड, परफेक्ट है, सही बोला आपने, गुड। गलत है सर। नहीं नहीं ये सही है। कैसे गलत है, इधर देखो ये इथाइल ब्यूटेनोइड है, 1 2 3 4 से ब्यूटेनोइड, तो ये मिथाइल और ये पेंटेनोइड। तो तीनों का काम ना 1 2 एक या तो मैंने बना गलत दिया है, हाँ ये बोलोगे सर आपने बना गलत दिया, देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, अब ठीक है, बट आपने पकड़ा सही, लिख गलत दिया था, गुड, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमारे पास कौन से हैं सारे के सारे मेटामेरिज्म। क्या कहानी है इसकी, फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है, कार्बन के चेन ऑन द इधर साइड इज डिफरेंट। पोजीशन और मेटामेरिज्म में कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा पक्का, लेकिन कंफ्यूजन होगा। यहां पर देखो जरा, यहां पर देखो हेप्टेन 2 ऑन, हेप्टेन 3 ऑन, हेप्टेन 4 ऑन, ओ माय गॉड, यहां तो पोजीशन आइसोमेरिज्म भी है और यहां पर मेटामेरिज्म भी है। ये एक्सेप्शन है, केमिस्ट्री में क्या आता है एक्सेप्शन, एक्सेप्शन नहीं है बेटा, इसको हम लोग अलग ही चीज बोलेंगे। यहां पर एक्चुअल में पोजीशन मेटामेरिज्म, पोजीशन मेटामेरिज्म बोलते हैं इसको। यहां पर देखिए कीटोन के केस में स्पेशली। अब अगर मैं देखूं तो ये कार्बन तो यहां पे मैंने यही रखा था, इधर से एक कार्बन उठा के ले आया तो हमारे पास ये ग्रुप तो यहीं पे है, बट एक कार्बन इधर जुड़ जाएगा तो हेप्टेन 3 और बन जाएगा। बट यहां पर देखा गया कि ना तो कार्बन की लेंथ चेंज हुई, देखो ना कार्बन की लेंथ हेप्टेन 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 हर बार चेंज हो रही थी कार्बन की लेंथ, अलग अलग साइड पे कार्बन की लेंथ चेंज हो रही थी, लेकिन यहां पर कोई साइड ऐसी है ही नहीं, क्योंकि कीटोन जिस तरीके से जुड़ता है वो डिस्टरबेंस कभी ग्रुप में करता ही नहीं है, वो तो पोजीशन पे जाके जुड़ता है सीधा। इसीलिए लॉन्गेस्ट कार्बन की चेंज क्या चेंज हुई नहीं, लॉन्गेस्ट कार्बन की चेंज नहीं हुई, इसलिए पोजीशन आइसोमेरिज्म भी है। और क्योंकि पोजीशन आइसोमेरिज्म के साथ साथ डबल बॉन्ड ओ यानी कि फंक्शनल ग्रुप के लेफ्ट और राइट में हर बार कार्बन के नंबर्स चेंज हो रहे हैं, इसीलिए मेटामेरिज्म भी शो कर रहा है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि कीटोन शोज बोथ पोजीशन एंड मेटामेरिज्म, इसको हम लोग कहते हैं पोजीशन मेटामेरिज्म, राइट, यहां तक क्लियर है। उसके बाद एक एक्सेप्शन इधर देख लीजिए भैया जी, इसका भी रहता है, ये है इथॉक्सी ब्यूटेन। मैंने क्या करा, इसको इधर ले गया और इसको दोनों तरफ से डाईआइसो बना दिया, समझ गए ना, इस कार्बन को उठा के इधर ले गया, ये तो कर सकता हूं मैं।
अब जब मैं इसको इधर ले गया और इसको चेन में ला दिया, देखो CH पे 2 CH लगा दिए, तो ये चेन आ गया, समझ गए। इसको इधर लेके जाओ, 3 3 हो जाएंगे और उसकी चेन बना दो, 3 की चेन बनाओगे, देखो CH 1 2 3 1 2 3 दोनों तरफ आइसो ग्रुप है क्योंकि एक CH पे 2 CH3 है। यही सिखाया था मैंने आपको आइसो की पहचान करने का तरीका। तो आइसो ग्रुप पे दोनों तरफ हमें दिख रहे हैं कि ये ब्रांचिंग हो चुकी है और जो चेन आइसोमेरिज्म था उसमें यही था कि कार्बन का नंबर भी चेंज होगा और कार्बन विल अंडरगो ब्रांचिंग। यहां पर ऐसा ही हुआ, 4 से 3 हुए और कार्बन ब्रांचिंग में चला गया। तो ये हमारे पास चेन मेटामेरिज्म शो करेगा क्योंकि दोनों काम आ गए, देखो चेन भी हो गया और मेटामर भी हो गया। किसी ने तो बोलेंगे पोजीशन, हाँ पोजीशन मेटामेरिज्म बोला था मैंने, उसे पोजीशन मेटामेरिज्म बोलेंगे। अच्छा ऐसे ही सर मैंने ना एक क्वेश्चन किया था, वैसे तुमने नहीं करा था, मैंने करा था, हैं अभी कहाँ करोगे क्वेश्चन, अभी तो बता देंगे। हाँ देखना जरा सर, ये देखो सर, ये भी तो हमारे पास जो है ये आ सकता है पोजीशन मेटामेरिज्म। क्यों? क्योंकि देखो CH पे CN और सर इसकी पोजीशन 1 2 3 4 कार्बन पे थी और इसकी पोजीशन आप कह रहे हो 1 2 3 कार्बन पे थी, तो ये हमारे पास पोजीशन आइसोमेरिज्म है। नहीं मुन्ना, ये पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने आप लोगों को इस तरफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में एक कंपाउंड लिखवाया था CN और NC। जब भी आपको ऐसा मिल जाए एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश जरूर करेगा कि आप लोग डब्बा कर दो, लेकिन आप लोगों ने डब्बा नहीं करना है, अब्बा डब्बा जब्बा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको साफ साफ दिख गया है ये CN और NC है, ये तो बच्चों वाला खेल हो जाएगा भैया। ये बहुत सिंपल चीज जाएगी, इट विल शो ओनली फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारे पास आता है मेटामेरिज्म, खत्म हो जाता है। अच्छा छोटू सा टॉपिक है रिंग चेन आइसोमेरिज्म, उसको मैं इसको हटा देता और उसी कोने में समझा दूंगा और आपको समझ में भी आराम से आ जाएगा। कुछ बच्चे फोटो खींच रहे हैं, मेरी खींच रहे हैं, और थैंक यू सो मच। आ जाए जल्दी जल्दी खींचिए जिनको खींचना है ना, बाकी में नोट कर लिया। वो ज्यादा अच्छे बच्चे हैं, देखो कितनी अच्छी बच्ची है पीछे बैठी हुई है। मैंने भी किया। अरे वाह, तू भी बहुत अच्छी बच्ची है, खुश हो गई? यही सुनना था, तीसरी क्लास के बच्चे की तरह। सर मेरे को भी वेरी गुड दो ना। चलिए तो यहाँ पर हमारे पास मैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म बताता हूँ। देखो रिंग चेन आइसोमेरिज्म आप समझ गए हैं, क्लास 10th में पढ़े हैं, लेकिन आप लोगों की समझ को थोड़ा विकसित करना जरूरी है क्योंकि समझ है आप लोगों की थोड़ी कच्ची और छोटी, इसीलिए मैं यहाँ पर लिखूंगा रिंग चेन आइसोमेरिज्म। यानी कि जो आपके पास चेन है उसको अगर मैं रिंग में डाल देता हूं तो ऐसे आइसोमेरिज्म हमारे पास क्या बोले जाएंगे? रिंग चेन आइसोमेरिज्म। एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे समझ लीजिए भैया जी, जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल देता हूं मैं एल्कीन का और साइक्लो एल्केन का। इनका जनरल फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहता है CnH2n। तो एल्कीन एंड साइक्लो एल्केन है सेम जनरल फॉर्मूला, दैट इज CnH2n। और ये रिंग चेन आइसोमेरिज्म दिखाएंगे, कैसे देख लेते हैं। अगर मैं आप लोगों के सामने प्रोपीन बना देता हूं तो बेटा इसको मैं साइक्लोप्रोपेन भी दिखा सकता हूं। तो ये हमारे पास रिंग बन गई है और ये हमारे पास चेन में है, तो इसलिए ऐसा आइसोमेरिज्म को क्या बोलेंगे? रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ट्रायंगल में डबल बॉन्ड नहीं आएगा बेटा, यही तो बोला, ये साइक्लो एल्केन आएगा। यहाँ पर पढ़िए आप, साइक्लो एल्केन और एल्कीन बनेंगे। जिस तरीके से ये आया है इसी तरीके से आप लोगों के पास अगर मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं तो एल्काइन एंड साइक्लो एल्कीन कोई भी होंगे। तो यानी कि अगर मैं इसको ऐसे बनाता हूं तो बाबू अब आएगा बेटा इसमें डबल बॉन्ड, ठीक है, CnH2n-2 फॉर्मूला बनेगा इसका। ऐसे ही और ही बन जाएंगे, जैसे कि डाई एल्कीन का मैंने बताया था आप लोगों को, अभी याद है डाई एल्कीन के केस में। और ये किसके साथ बनेंगे?
ये तो मैंने आपको एल्काइन के साथ बनाया। तो यह हमारे पास यही आप लोगों से पूछ जाएंगे कि रिंग चेन आइसोमेरिज्म आपके पास किस तरीके से आप लोग शो करेंगे, तो ये आप लोगों से पूछा जाता है। जैसे कि इसका ये भी बन गया 3 का, अब मैंने आपको दे दिया 4 कंपाउंड का, भैया ने 5 कंपाउंड का दे दिया सपोज करो ऐसे, तो ये ट्रिपल बॉन्ड है, इसके आइसोमर पूछेगा तो इसके आइसोमर बहुत सारे बन सकते हैं। आप डबल बॉन्ड वाले भी बनेंगे, सिंगल बॉन्ड वाले बना के आप डबल खींच सकते हो, बहुत सारे बनेंगे। लेकिन जो आपके रिंग चेन आइसोमेरिज्म में आएंगे एल्काइन और साइक्लोएल्कीन है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो आप पहले तो बनाइए ऐसे 1 2 3 4 5, ये हो गया, एक तरफ एल्कीन कर दो, राइट। अब इसके देखो कितने सारे ऐसे बन सकते हैं, ये 4 कर दिया आपने, यहाँ पे CH3 कर देना, ये कर दो। अब इसकी पोजीशन चेंज करोगे तो आइसोमर बनते जाएंगे, क्योंकि CH3 आपके पास यहाँ पर है। अब जैसे इसका नाम क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप ये करोगे तो 1 पे मिथाइल साइक्लोब्यूटीन, ठीक है। इधर कर दोगे तो इसका ये नाम डिफरेंट हो जाएगा, ये भी आइसोमर माना जाएगा। अब 2 पे मिथाइल हो जाएगा, 1 इधर आएगा 2 इधर आएगा, 2 मिथाइल साइक्लोब्यूटीन। और इनके फॉर्मूले चेक कर लेना सही में। इसके अलावा आप ऐसे भी बना सकते हो, इसको ऐसे करके एक CH3 और एक CH3 इस पे, राइट। और भी बन सकते हैं, यहाँ पे एक CH3 लगा सकते हो, क्योंकि 1 2 3 एक CH3 इधर भी लग सकता है, ये भी बन सकता है, राइट। तो इस तरीके से आपके पास रिंग और चेन में जब आइसोमेरिज्म यानी कि सेम चीजें देखी जा सकती हैं, ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो एल्काडाइन्स एंड साइक्लोएल्कीन्स, एल्काडाइन्स एंड साइक्लोएल्कीन्स, लास्ट में कराया नहीं, कभी लिखो। एल्काडाइन्स ये हो गया, ये हो गया, एंड साइक्लोएल्कीन्स ये भी सेम रहेंगे बेटा, ऐसे है ना। इसके एक और आइसोमर आप ऐसे ही बना सकते हो। तो मैंने आपको 4 बता दिए, 3 4 जितने ही बताए, है ना। ये हो गया, ये हो गया, और दूसरा क्या है, एल्काडाइन्स एंड साइक्लोएल्कीन्स। एल्काडाइन्स याद तो आया था पर वहां पे दिमाग से निकल गया। तो एल्काडाइन्स एंड साइक्लोएल्कीन्स, और इसके साथ आप लिख सकते हैं एंड एल्काइन्स, क्योंकि इनका भी तो सेम फॉर्मूला ही था। तो दे ऑल हैव सेम फॉर्मूला, बट जो आपके पास रिंग चेन आइसोमेरिज्म है वो कौन कौन शो कर रहे हैं, एल्काडाइन्स एंड साइक्लोएल्कीन्स, और दूसरा साइक्लोएल्कीन्स एंड, राइट। समझ में आ गया, ये तो आपको यही समझ में आ गया होगा, है ना। और ये एल्काडाइन्स का भी हमारे पास कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल रिगार्डिंग रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो ये चीज हमारे पास कन्वर्ट हो चुकी है। टॉटोमेरिज्म चाहकर भी मैं आज की क्लास में नहीं करा सकता, ये काफी डिटेल में है। और इसके अलावा हम लोग आइसोमर किसी कंपाउंड के कितने बना सकते हैं, इसका एक ट्रिक भी होती है, मैं वो ट्रिक आपको अगली क्लास में बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।